मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के हमारे जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए टॉपिक है अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन कांग्रेस की शक्तियाँ। किस प्रकार से अमेरिकन कांग्रेस काम करती है, किस प्रकार से उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, इसको लेके आज इस जो लेक्चर वीडियो है उसके माध्यम से मैं राजनीति विज्ञान में रुचि रखने वाले और हमारे सेकेंड ईयर के विद्यार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वहाँ का जो विधि निर्मात्री सदन है उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जैसे भारत के अंदर संसद है, चाइना के अंदर वन पार्टी और वन सदन एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जापान के अंदर डाइट है, ऐसे ही अमेरिका अंदर इसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के भी दो पार्ट है, दो सदन है, एक प्रतिनिधि सभा है और एक सीनेट है। सीनेट को द्वितीय सदन कहते हैं और ये अमेरिका के प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसलिए उनकी सदस्य संख्या 100 है। और जो प्रतिनिधि सभा जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो जनसंख्या के आधार पर उनके सीट निर्धारित होती है कि 3 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीतकर आएगा, चुनाव लड़ेगा और उनकी योग्यता है, उनका कार्यकाल है। इस प्रकार के मिलके दोनों सदनों से मिलकर कांग्रेस का निर्माण होता है। और कांग्रेस में सीनेट को कुछ विशेषाधिकार हैं और कुछ प्रतिनिधि सभा को विशेषाधिकार। जैसे मनी बिल है, मनी बिल धन से संबंधित बिल सिर्फ आप प्रतिनिधि सभा के अंदर ही रखा जाएगा और वो ही उसको अंतिम पावर उसको है। इसी प्रकार सीनेट है कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों की पुष्टि है, परराष्ट्र संबंध है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। इस प्रकार के जो पावर है वो विशेषाधिकार वो महाभियोग का है। ये सारे पावर किसको दिया गया? वो दिया गया सीनेट को दिया। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिकन जो सीनेट है और कांग्रेस है उसको किस प्रकार के पावर का जो डिवाइडेशन हम किया गया है। अमेरिकन कांग्रेस की शक्तियाँ, प्रतिनिधि सभा की जो विशेषाधिकार है वो है आय संबंधी। जैसे मैंने अभी कहा कि जो मनी बिल है वो प्रतिनिधि सभा के अंदर रखा जाता है और लगभग दुनिया के सारे जो लोकतांत्रिक देश है उनके अंदर यही परंपरा है। महाभियोग है, अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का प्रावधान दोनों सदनों को है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद के अंदर उसको पद त्याग करना ही पड़ेगा वो अपना पक्ष रखने के पश्चात। निर्धारित अवस्था में राष्ट्रपति का निर्वाचन से कार्य भी प्रतिनिधि सभा के। इसी प्रकार सीनेट के विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सब सीनेट के सदस्य ही करते हैं। महाभियोग का अंतिम निर्णय सीनेट के सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टिकरण, विदेशी राज्यों के साथ की गई जो संधियाँ हैं, जो ट्रीटीज है, उनकी पुष्टि भी सीनेट करती है। इस प्रकार ये सीनेट को कुछ पावर दिया गया। कुछ पावर ये तो है विशेषाधिकार दोनों सदनों को, और कुछ ऐसे कॉमन पावर है जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को ही प्राप्त है। कांग्रेस के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। दोनों सदनों को अपने अपने निर्वाचनों के समय, स्थान और निर्वाचन के ढंग का निश्चित करने का अधिकार है। संघीय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के पदों के निर्माण का अधिकार है। न्याय संबंधी कतिपय अधिकारों भी कांग्रेस के अंतर्गत ही है। परराष्ट्र संबंध संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंध अधिकार है। कांग्रेस को 23 विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार है। इस प्रकार ये कांग्रेस को एक पावर है। लेकिन कांग्रेस न केवल एक विधि निर्मात्री सदन है,
की संस्था अपितु संविधान निर्माता तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी भी कुछ अधिकार इसे प्राप्त है। प्रत्येक विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित होने आवश्यक है। धन विधेयक प्रतिनिधि सभा में रखा जाएगा, कुछ सीनेट को पावर है, कुछ प्रतिनिधि सभा को पावर है। तो इस प्रकार से वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज में, कि वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया कि राष्ट्रपति अगर संविधान के खिलाफ या संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसको महाभियोग द्वारा उसको हटा सकते हैं। अगर प्रतिनिधि सभा को ऐसा बिल लेके आ रही है तो वो सीनेट उसको रोक सकती है, उसको राष्ट्रपति रोक सकता है, और सीनेट लेके आ रही है तो भी उसको राष्ट्रपति रोक सकता है। इस प्रकार से चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति अमेरिकन कांग्रेस के अंदर अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने रखी गई है, जो न केवल लोकतंत्र के लिए सार्थक है अपितु मानव अधिकारों के लिए भी, निजता के अधिकारों के लिए भी, और देश की प्रोग्रेस के लिए, और एक डिसेंट्रलाइजेशन और एक फेडरल सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था अमेरिका के संविधान निर्माता ने खूबसूरती से रखा। धन्यवाद।